गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आज बीएससी जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसका हम बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट के कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको फोल्डर मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर का जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी तक के मेरे सारे लेक्चर्स वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। आज मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाने वाली हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों का ही नाम आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सुन रखा है, चाहे वो कार्बोकेटायन हो या कार्बन एनायन हो। मैं वन बाय वन करके आपको दोनों डिटेल में पढ़ाऊंगी और प्लस हम उनके स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, कार्बन के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, और मेनली SN1 मैकेनिज्म में हमने कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ रखा है जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन अभी पहले हम कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस करते हैं, फिर हम SN1 के अंदर कार्बोकेटायन का क्या रोल होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारा कार्बन होता है उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसा होता है, 6 होता है। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, उसका नाम हम क्या दे रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन होता है ये बनता कैसे है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह के क्लीवेज होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो दो तरह के क्लीवेज होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं। एक को कहा जाता है होमोलिटिक और सेकंड वाले को कहा जाता है हेट्रोलिटिक, है ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है वो कार्बोकेटायन कोवलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ठीक है ना, कैसे बनेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का हम क्या करते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं, उसे ब्रेक करेंगे। जब हम उसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाएगा और उससे हमें मिलता है यहाँ पर कार्बोकेटायन। ये तो हमने फॉर्मेशन की बात करी कि जो हमारा कार्बोकेटायन होगा इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल की। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम कार्बन की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकेंड शेल में यानी कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इसका फाइनल कन्फिग्रेशन होता है 2s2 2p2, मतलब कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और
2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s को हम काउंट नहीं करते, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हमें केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करना रहता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जो आपको कन्फिग्रेशन लिखा है वो कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल का ही कन्फिग्रेशन लिखा है, जो कि क्या है 2s2 2p 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं डिस्कशन करूँ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आप देख सकते हैं वैलेंस शेल में एक तो s ऑर्बिटल है और बाकी के दो क्या हैं, बाकी के दो p ऑर्बिटल है। तो एक s ऑर्बिटल एक 2p ऑर्बिटल के साथ में, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्सिंग करता है, और जब एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ में आपस में इंटरमिक्सिंग करता है, तो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये तीन जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और सेम एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप के सेम इक्वल नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2s का एक ऑर्बिटल, 2p के 2 ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, और जब ये तीनों आपस में यहाँ पर इंटरमिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब sp2 मतलब कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब इस तरीके से ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे, ये आपके हैं। ठीक है, कोप्लेनर मॉलिक्यूल ये आपका बनाएंगे, देखिए इस तरीके से कोप्लेनर, और ये यहाँ पर 120 के एंगल पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, कितने एंगल पे प्रेजेंट होंगे, 120 के एंगल पे प्रेजेंट होंगे। अब मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको बना के बताती हूँ। ठीक है, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या होगा, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी और p ऑर्बिटल जो रहेगा, p ऑर्बिटल एक वाला जो रहता है ये क्या रहता है, ये एम्प्टी होता है, एक जो p ऑर्बिटल रहेगा वो एम्प्टी होगा। अब देखिए ऑर्बिटल डायग्राम हम डिस्कस करते हैं इसका, कार्बोकेटायन का ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने सेंटर पे रखा कार्बन, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या आपका अल्काइल ग्रुप, या आपका अल्काइल ग्रुप, या आपका अल्काइल ग्रुप। R जो आपके जुड़े हुए हैं अल्काइल ग्रुप, वो ये 3 आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके साथ में उन्होंने पेयरअप किया है ना। अब आपका जो वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, देखिए एक यहाँ और एक ये इस तरीके से यहाँ, ये क्या है आपका, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज ही रह जाता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कार्बोकेटायन का आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर देखिए आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से ये R ग्रुप आकर अटैच्ड हो चुके हैं, और एक जो हमारा था वो क्या हो गया है, वो वैकेंट है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। अब ये जो कार्बोकेटायन हमारा होता है, इसका यूज़ SN1 मैकेनिज्म जो हम पढ़ते हैं, जो हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होता है, हेलो एल्केन्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आकर सब्स्टिट्यूट हो करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हैलोजन की जगह ले लेते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो हमारी रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 2 टाइप की मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। पहली मैकेनिज्म हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म, और दूसरी मैकेनिज्म हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो जो हमारी SN1 मैकेनिज्म होती है
बता देती हूँ मैं आपको। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो आपकी 2 स्टेप प्रोसेस होती है, जो 2 स्टेप के अंदर जाकर कंप्लीट होती है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि ये 2 स्टेप में जाकर क्या हो रही है, 2 स्टेप में जाकर कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसके अंदर आपका जो कार्बन रहता है, जैसे कि हमारा टर्शरी कार्बन है CH3 CH3 CH3, और इसके साथ में ये हमारा हैलोजन है। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हैलोजन की तरफ क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। सो जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी जो हमारा हैलोजन होता है उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, और यहाँ जो हमारा कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने लगती है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हैलोजन था, है ना, यहाँ पे जो आपका हैलोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा था और यहाँ पर कम है। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब क्या होता है, मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो दोनों एटम्स के ऊपर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। होमोलिटिक में क्या होता है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो दोनों एटम्स रहेंगे उन दोनों एटम्स के ऊपर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक की, हेट्रोलिटिक फिजन की हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के अंदर डिफरेंस रहता है, इसीलिए किसी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे और दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पर आप वही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा CX बॉन्ड है। अब CX बॉन्ड के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पर्टिकुलर मेरा बॉन्ड बना हुआ है C और X के बीच में, ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो जो भी मेरा हैलोजन है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और ये जो मेरा पर्टिकुलर कार्बन एटम है, इस पर्टिकुलर कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा मेरा कार्बोकेटायन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 hybridization, जिसमें halogen will be separated and the positive charge occupies on the carbon atom, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ बना कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हुए। ठीक है, ये होती है हमारी SN1 की फर्स्ट स्टेप, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसी कार्बोकेटायन के ऊपर कौन आकर अटैक कर देता है, इसी कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है, इसी कार्बोकेटायन के ऊपर आकर अटैक कर देता है। तो ये कार्बोकेटायन था हमारा, देखिए अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर किसने अटैक कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक कर दिया है। तो इस कार्बोकेटायन पर देखिए यहाँ पर आकर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया है और इसने क्या बना लिया है, प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, तो ये थी आपके SN1, जिसके अंदर कार्बोकेटायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो गई। आगे जो भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं उनकी जो मैकेनिज्म हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सभी के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है किस तरीके से हम SN1 मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। और कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्बन एनायन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ 11th-12th का पूरा कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है और आपके अब एग्ज़ाम्स भी थोड़े से डिले हो गए हैं, तो आपके पास में पूरा टाइम है पढ़ने के लिए। सो 11th और 12th का जो भी कंटेंट पार्ट है वो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा और टाइम मिला है, तो कुछ करके बताइए। अच्छे से घर पर रहकर अच्छे से स्टडी करें। अब तो स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ जाकर स्टडीज़ आप कर सकते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।